नमस्ते। आज के इस खास और विस्तृत विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पॉलिसी रिसर्चर या इस विषय में गहरी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति के तौर पर आप जानते ही होंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासन का मुद्दा कितना जटिल है। आज की हमारी ये एनालिटिकल ब्रीफिंग इसी विषय पर केंद्रित है। हम हाल ही में राष्ट्रीयता सत्यापन और अप्रवास को लेकर दोनों देशों के बीच जो राजनैतिक तनाव पैदा हुआ है उसकी गहराई में जाएंगे। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस संवेदनशील मुद्दे को फिर से हवा दे दी है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों और आधिकारिक बयानों के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम पहलुओं पर घूमेगी। मौजूदा राजनयिक तनाव, केंद्र और राज्यों की नीतियों में टकराव, वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की वो बाधाएं जो प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं, भारत और अमेरिका के बीच एक दिलचस्प तुलना और आखिर में इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस राजनयिक तनाव की जिसने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल और असम जैसे हमारे सीमावर्ती राज्यों में हाल ही में जो चुनाव हुए, उनके नतीजों ने इस द्विपक्षीय मुद्दे को रातों रात क्षेत्रीय कूटनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। चुनाव के ठीक बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सीधा और स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि संभावित सीमा गतिविधियों को लेकर वो सतर्क हैं। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि पड़ोसी देश इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। दरअसल ढाका को इस बात की गहरी चिंता है कि सीमा पर एक तरफा पुशबैक जैसी कार्रवाइयां हो सकती हैं। अब इसके जवाब में भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही त्वरित और स्पष्ट थी। भारत के विदेश मंत्रालय यानी एमईए का रुख देखिए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पूरे विमर्श को बहुत ही मजबूती से औपचारिक और कानूनी वापसी के ढांचे में रखा है। उनका सीधा सा मतलब है कि भारत का इरादा किसी मनमानी कार्रवाई का नहीं, बल्कि स्थापित द्विपक्षीय कानूनी तंत्र के जरिए अवैध प्रवासियों की स्वदेश वापसी या रिपैट्रिएशन का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या? दरअसल ये काफी हद तक शब्दों और नजरिए का खेल है। जब कोई देश अनधिकृत रूप से प्रवासियों को सीमा पार वापस धकेलता है तो वो इसे पुशबैक कहता है। लेकिन जरा रुकिए, जब उसी प्रक्रिया को दूसरा देश अपनी तरफ से देखता है तो वो इसे पुश इन मानता है। परिभाषाओं का ये जो अंतर है ना, यही दरअसल दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में सबसे बड़ी दरार पैदा कर रहा है। और ये दरार सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है। आइए एक और दिलचस्प टकराव को देखते हैं, हमारी संघीय नीतियों और राज्य स्तरीय कार्रवाइयों के बीच का अंतर। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हमारी केंद्र सरकार की कूटनीतिक नीति है जो पूरी तरह से स्थापित कागजी कार्रवाई, पहचान के सत्यापन और दोनों देशों की आपसी सहमति पर चलती है, और दूसरी तरफ कुछ राज्य सरकारें हैं जो असुरक्षित सीमाओं पर पकड़े गए प्रवासियों के तत्काल निष्कासन या पुशबैक पर जोर देती हैं। केंद्र की नीति लंबी और कानूनी है, जबकि राज्यों की स्थानीय रणनीति तुरंत एक्शन लेने वाली है। अब जब राज्य अपने स्तर पर ऐसी कार्रवाई करते हैं तो वो अनजाने में ही सही, लेकिन औपचारिक राजनयिक चैनलों को बाईपास कर देते हैं। असम के मुख्यमंत्री का ये बयान इसी सख्त स्थानीय रुख का एक सटीक उदाहरण है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो राज्यों की ऐसी ही एक तरफा पुशबैक रणनीति के कारण ही बांग्लादेश सरकार ने ढाका में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त को तलब करके अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लेकिन अगर हम वापस केंद्र सरकार की औपचारिक प्रक्रिया पर लौटें तो वहां भी राह इतनी आसान नहीं है। चलिए समझते हैं उन प्रशासनिक अड़चनों को जो इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। पॉलिसी रिसर्चर्स के लिए ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 2862। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो पेंडिंग मामले हैं जो राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए बांग्लादेश सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यही वो बॉटलनेक या प्रशासनिक बाधा है जो द्विपक्षीय वापसी तंत्र के सुचारू संचालन को रोके हुए हैं। इस देरी का असर क्या है? विदेश मंत्रालय के मुताबिक इनमें से कई मामले तो पिछले 5 सालों से ज्यादा समय सेट के पड़े हैं। जब तक बांग्लादेश की तरफ से इन व्यक्तियों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कानूनी रूप से उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कूटनीतिक स्थिरता के लिए ढाका का सहयोग बिल्कुल अनिवार्य है। और अगर हम पिछले कुछ दशकों का ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो समस्या की विशालता और भी डराने वाली लगती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 1997 में जहां भारत में लगभग 1 करोड़ अनिर्देशित आबादी थी, वो 2016 तक बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। इसी दौरान सीएए और एनआरसी जैसी नीतियों को लेकर हुए विमर्श ने भी इस मुद्दे को काफी गरमा दिया है। अब खुद ही सोचिए, करोड़ों की इस अनुमानित आबादी के सामने वो 2862 पेंडिंग मामले तो समुद्र में एक बूंद के बराबर लगते हैं।
इस चुनौती का पैमाना आखिर है कितना बड़ा? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर अमेरिका के साथ इसकी तुलना करते हैं। ये आंकड़े वाकई आंखें खोलने वाले हैं। हम अक्सर अमेरिका में इमिग्रेशन की चर्चा सुनते हैं, है ना? लेकिन अनुमान बताते हैं कि भारत में अनिर्धारित आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो कि अमेरिका की 1.1 करोड़ यानी 11 मिलियन की अनुमानित आबादी से लगभग दोगुनी है। ये स्पष्ट करता है कि भारत के सामने मौजूद जनसांख्यिकी चुनौती का पैमाना विश्व स्तर पर कितना विशाल है। अब अगर हम अमेरिका के मास डिपोर्टेशन मॉडल को देखें तो उससे हमें उन चौंकाने वाली वित्तीय और लॉजिस्टिक चुनौतियों का अंदाजा होता है। डिटेंशन कैंप बनाना, सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात करना और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना, इसमें 300 से 900 बिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है। भारत जैसे देश में जहां ये संख्या दोगुनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे किसी भी बड़े ऑपरेशन की रसद और आर्थिक लागत कितनी ज्यादा होगी। आखिर में बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के सबसे अहम पहलू की, इसका जमीनी और क्षेत्रीय प्रभाव क्या हो रहा है। ये पूरा विवाद सिर्फ फाइलों या कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा और गहरा असर स्थानीय समुदायों पर पड़ रहा है। एक तरफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश हाई अलर्ट पर हैं, तो दूसरी तरफ इन सघन कार्रवाइयों के कारण सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों में अनिश्चितता और टूटने का डर बना रहता है, जो एक बड़ा मानवीय संकट है। इतना ही नहीं, इस अस्थिरता ने स्थानीय व्यापार और सीमा पार के अनौपचारिक अर्थतंत्र को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। और अगर हम व्यापक रणनीतिक नजरिए से देखें तो इस तनाव ने तीस्ता नदी समेत 54 नदियों के जल बंटवारे के उन महत्वपूर्ण समझौतों को भी खटाई में डाल दिया है, जहां अब बांग्लादेश विकल्प के तौर पर चीन का समर्थन मांगता नजर आ रहा है। तो अंत में एक पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर हमारे सामने एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब कुछ राज्य अपनी स्थानीय नीतियों के तहत संघीय और राष्ट्रीय कूटनीतिक ढांचे को दरकिनार करके सीधे कार्रवाई करते हैं, तो द्विपक्षीय संबंधों की लंबी उम्र क्या होगी? क्या औपचारिक कूटनीति और जमीनी हकीकत के बीच की इस गहरी खाई को कभी पाटा जा सकेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषणात्मक ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।